नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, सोशल मीडिया पर बिहार में, दिल्ली में, हर जगह एक स्लोगन चल रहा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकते हैं मोदी, झुकाने वाला चाहिए। झुकते हैं मोदी और भागवत, झुकाने वाला चाहिए। किस संदर्भ में यह स्लोगन, यह नारा गूंज रहा है देश भर में, दिल्ली से लेकर पटना तक? आप समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत से रात भर मीटिंग करके सवेरे ओबीसी जनगणना के लिए मंजूरी दे देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे 11 साल से नकारते रहे हैं, ओबीसी जनगणना कराने की बात उन्होंने कभी भी नहीं स्वीकार किया और न आश्वासन दिया कि कभी संभव हो सकता है, बल्कि राहुल गांधी को घेरने का काम, विपक्ष को, पीडीए को, तेजस्वी यादव को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते रहे इस मुद्दे पर। लेकिन कभी किसी को नहीं लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यू टर्न ले लेंगे और एकाएक आपदा के समय, जिस समय कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल, पहलगाम में 28 निर्दोषों की हत्या, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ओबीसी जनगणना कराने की बात कही तो उन्होंने पहलगाम मुद्दे को, कश्मीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की बात तो देखने में आती ही है। साथ ही यह भी झलकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान से बड़े नहीं हो सकते हैं, लोकतंत्र से बड़े नहीं हो सकते हैं। उनका अहंकारी स्वरूप और तानाशाही रवैया हमेशा नहीं चल सकता है। एक दिन उन्हें झुकना ही पड़ता है और झुके भी। राहुल गांधी ने उन्हें झुकाया। पटना में कांग्रेस दफ्तर के सामने जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस समर्थित मीडिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भागवत को भी झुकाने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से एक ऐसे हठधर्मी, अहंकारी, तानाशाही नेता के रूप में चिन्हित किए गए हैं। प्रधानमंत्री पद पर होते हुए प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करते हुए देखे गए हैं, लेकिन एकाएक उन्होंने अपने निर्णय में कभी परिवर्तन नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से ओबीसी जनगणना का मुद्दा लोकसभा चुनाव के पहले से उठाया और लोकसभा चुनाव में प्रचार का हथियार बनाया, चुनाव संपन्न होने के बाद भी अगर राहुल गांधी संविधान की लाल कापी हाथ में लेकर देश भर में जनता को संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर लाने के लिए ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं, संविधान सम्मान रैलियां आयोजित कर रहे हैं और हर जगह ओबीसी मुद्दे को इतना उछाल रहे हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागवत को लगा कहीं ऐसा न हो कि 2029 के लोकसभा चुनाव में कहीं यही मुद्दा न भारी पड़ जाए और इसकी वजह से हार न हो। कहीं ऐसा न हो कि मध्यावधि चुनाव सिर पर आ जाए और उस चुनाव में भी राहुल गांधी कहीं आगे निकल जाए संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के। ओबीसी की मूल समस्याओं को उठा करके कहीं ऐसा न हो कि राहुल गांधी का नैरेटिव नरेंद्र मोदी के एजेंडे, संघ के एजेंडे से कहीं बड़ा हो जाए। बस इसी डर से मोहन भागवत नागपुर से चल के आते हैं और प्रधानमंत्री निवास पर जाते हैं। संभवतः पहली बार मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के सरकारी घर पर देखे गए। अभी थोड़े समय पहले नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, संघ कार्यालय भी गए थे, लेकिन वहां से कोई ऐसी बड़ी घोषणा या जो संघ और बीजेपी के बीच अंदरूनी संघर्ष चल रहा है वह पटाक्षेप होने का नाम नहीं लिया मोदी के संघ कार्यालय जाने के बावजूद। तो इस बार मोहन भागवत आए और लगा कि अब भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ने वाला है, उसी पर चर्चा करने के लिए मोहन भागवत को बुलाया गया है। और विपक्ष ने तो हामी भर दी है साथ खड़े होने, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए विपक्ष तो एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। लेकिन मिसाइल गिरनी चाहिए थी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर पर, लेकिन वह मिसाइल गिरी जाकर के नागपुर के हेडक्वार्टर पर, संघ कार्यालय पर, क्योंकि आरएसएस कभी नहीं चाहता कि ओबीसी जो शूद्र होता है, जो अछूत होता है, उसे उसका हक अधिकार मिले। आरएसएस हमेशा से वर्ण व्यवस्था का समर्थक रहा है और वर्ण व्यवस्था यही सिखाती है कि समाज को 4 वर्गों में बांट करके इनके ऊपर राज कीजिए और 85-90% आबादी को गुलाम, जाहिल, गंवार, अछूत और शूद्र बना करके रखिए, तभी ब्राह्मणत्व, तभी हिंदुत्व आगे बढ़ेगा। और वर्ण व्यवस्था के समर्थक मोहन भागवत को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू करके अगर ओबीसी जनगणना कराने की हामी भर ली जाए तो राहुल गांधी के मुद्दे को छीन लिया जाएगा। राहुल गांधी की साइकिल या उनका हाथ जो मजबूत होता जा रहा है, अखिलेश की साइकिल और राहुल गांधी का हाथ और तेजस्वी की लालटेन जो मजबूत होती जा रही है, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए मोहन भागवत नागपुर से चल के आते हैं और मोदी को मंत्र देते हैं कि ओबीसी जनगणना कराने की बात मान लीजिए, भले ही ना कराइए। महिला आरक्षण को जैसे लागू तो कर दिया गया है, लेकिन लागू हुआ नहीं है। कब लागू होगा, कितने समय में लागू होगा, कैसे लागू होगा, क्या प्रावधान होंगे, कुछ भी नहीं स्पष्ट है महिला आरक्षण के मामले में। तो राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी को घेरा, कहीं ऐसा न हो कि महिला आरक्षण की तरह ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार की बात भी हवा हवाई हो करके सिर के ऊपर से निकल जाए। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और कई सवाल दागे। उन्होंने कहा
कि ओबीसी गणना तो करा लोगे, लेकिन क्या 50% का जो कैप लगा हुआ है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, इस कैप को भी हटाओगे? और जनगणना होने के बाद जब पता चलेगा कि ओबीसी की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, तो क्या जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी? अगर 60% से अधिक इस देश में ओबीसी जनगणना में पाए गए तो क्या उन्हें 60% से अधिक आरक्षण दिया जाएगा? यह यक्ष प्रश्न सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, पूरे विपक्ष का है, पूरे ओबीसी समाज का है कि सिर्फ जनगणना करा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान तब होगा जब किसी का एक्सरे करने के बाद, उसकी अंदरूनी बीमारी को जानने के बाद सुचारू रूप से उसका इलाज किया जाए। तो क्या इलाज करेंगे? इसे प्रधानमंत्री के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट नहीं किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीवी प्राणी माने जाते हैं। उन्होंने किसानों को आंदोलन जीवी कहा था। उसी समय से किसानों ने, पत्रकारों ने और इस देश ने उन्हें चुनाव जीवी प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित किया है। तो चुनाव जीवी प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बिसात अगर वह अभी से बिठा रहे हैं, एजेंडे अभी से सेट कर रहे हैं, राहुल गांधी के एजेंडे को ध्वस्त करने का मन बना करके ओबीसी गणना की बात मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह एक साधन के रूप में ओबीसी गणना को भी ले रहे हैं। उनका साध्य नहीं है कि ओबीसी गणना कराई जाए। उनका लक्ष्य, उनकी विचारधारा इससे मेल नहीं खाती है कि ओबीसी का कल्याण हो। लेकिन खुद को प्रधानमंत्री अपने को ओबीसी कहने वाले अगर ओबीसी जनगणना की बात करने लगे हैं तो जिन जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया है उन मुद्दों पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ उन्हें ही नहीं, पूरे देश को, पूरे ओबीसी समाज को जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए 2023 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, दिल्ली दरबार की ओर कूच करते हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ओबीसी जनगणना कराने की मांग करते हैं। तो नरेंद्र मोदी तेवर दिखाते हुए कहते हैं कि जाओ तुम अपने राज्य में ओबीसी गणना करा लो, हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में एक भाषण देते हुए, रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्ष के लोग, खास करके राहुल गांधी, ओबीसी का प्रश्न उठा करके हिंदू समाज को बांट रहे हैं, जो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो ओबीसी जनगणना उनके लिए पाप के समान था 3-4 दिन पहले तक। लेकिन जब अब ओबीसी जनगणना की बात मान लिए हैं तो वह पाप धुल गया वॉशिंग मशीन में। नितिन गडकरी ने राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी को घेरने के लिए एक बार नहीं अनेक बार कहा था कि जो करे जात की बात उसको मारो कस के लात। अब यह देश पूछ रहा है कि नितिन गडकरी जो मोदी के मंत्री हैं, क्या वह मोदी को, अश्विनी वैष्णव को लात मारेंगे? है हिम्मत उनकी? तो भारतीय जनता पार्टी के नफरती नेता, नफरती प्रधानमंत्री, आरएसएस के नफरती भागवत और पूरा भगवा मंडली जो नफरत के
नफरत से सराबोर है। अगर वह एकाएक यू टर्न ले करके झुक जाए तो समझ लीजिए कि वह झुक नहीं रही है, बल्कि अवसर की फिराक में है और उचित अवसर आते ही फिर से अपने स्टैंड पर आ जाएगी और चुनाव जीतने के लिए वह किसी भी तरह की घोषणाएं कर सकती। तमाम ऐसी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं जो आज तक सार्थक नहीं हुई है। चाहे वह 15-15 लाख हो, चाहे वह किसानों की आमदनी दोगुनी करनी हो, चाहे वह 2 करोड़ नौकरियां हर साल हो, ऐसे दर्जन भर से अधिक घोषणाएं नरेंद्र मोदी की हैं जिस पर उन्होंने कभी अमल नहीं किया। तो कैसे माना जाए कि ओबीसी जनगणना भी एक जुमला साबित हो सकता है? जिस तरह से 15-15 लाख जुमला साबित हो गया, उसी तरह से ओबीसी जनगणना का सवाल भी जुमला साबित हो सकता है। देशवासियों को ऐसे प्रधानमंत्री या यूं कहें झूठे और जुमलेबाज प्रधानमंत्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि कब वह यू टर्न ले करके किस तरह से अपनी ही विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाए और कब वह अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे करके चुनाव जीतने के लिए विपक्ष की विचारधारा को अपना लें। लेकिन पूरा देश देख रहा है, खास करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, कि यह राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी ने अगर पिछले 1 साल से यह मुद्दा नहीं उठाया होता तो प्रधानमंत्री कभी भी ओबीसी जनगणना के लिए तैयार नहीं हो सकते थे। मोदी के साथ साथ भागवत, जो कि वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, मनुस्मृति के समर्थक हैं और इस देश में छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, सामाजिक समरसता और राष्ट्रवाद के नाम पर वह देश को जो घुट्टी पिलाते हैं उसमें कहीं न कहीं अंधविश्वास और पाखंड की बू आती रहती है। तो भागवत कैसे तैयार हो गए? मोदी तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जुमला छोड़ सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनके साथ रह करके भागवत किस तरह से पलटी मार गए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को बदलने के लिए मोदी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना शुरू कर दिए हैं। और अब क्या भारतीय जनता पार्टी का कायाकल्प करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को समय के माहौल के मुताबिक बदलने के लिए, उसे नया कलेवर देने के लिए अपना अध्यक्ष चाहते हैं और अपने अध्यक्ष के द्वारा पार्टी पर कब्जा करके क्या नरेंद्र मोदी और शाह को गुजरात की ओर रुख करने वाले हैं, इन्हें हटाने वाले हैं शीर्ष नेतृत्व से? भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच छिड़ा हुआ घमासान अभी खत्म नहीं हुआ। उसी घमासान के खात्मे के लिए नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे और उसी खात्मे के लिए मोहन भागवत दिल्ली आए थे और मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए, भारत पाक युद्ध शुरू कराने के लिए आए थे। लेकिन पिछड़ों के साथ वह एक लचीला व्यवहार, अड़ियल रवैया जो पहले था उसे त्याग करके पिछड़ी जातियों के हित में एक बड़ा निर्णय लेने की बात का मंत्र अगर मोदी को दिए तो फिलहाल इसे स्वागत किया जाना चाहिए। और राहुल गांधी का वह सवाल कि महिला आरक्षण की तरह इसका हश्र हो सकता है, उसकी रोशनी में भी हम कह सकते हैं
कि वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए मान लीजिए कि ओबीसी जनगणना कराएंगे, तो अभी तो जो 2021 में जनगणना सामान्य जनगणना होनी थी वह भी नहीं हुई है, तो ओबीसी जनगणना कैसे मान लिया जाए कि कराएंगे? और उसी सामान्य जनगणना में शामिल करके अगर ओबीसी जनगणना कराएंगे तो उसकी समय सीमा कब है? क्या 2029 का चुनाव आने के पहले कराएंगे ताकि उसका पूरा फायदा मिले, या फिर उत्तर प्रदेश बंगाल चुनाव के पहले कराना चाहेंगे और उसका श्रेय लेकर के बंगाल उत्तर प्रदेश जीतना चाहेंगे, उसके बाद तुरंत ही 2029 का लोकसभा चुनाव आ जाएगा, उसको भी जीतना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी के मन में, भागवत के मन में क्या चल रहा है यह तो वही जाने, लेकिन यह देश समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को, मोहन भागवत जैसे कैडर के विचारधारा वाले व्यक्ति को झुकाया जा सकता है, बस राहुल गांधी की तरह दमखम होना चाहिए झुकाने के लिए। इस देश के किसानों ने भी नरेंद्र मोदी को झुकाया है 13 महीनों तक आंदोलन करके। इन 13 महीनों में 750 से अधिक किसानों की मौत हुई आंदोलन में संघर्षरत होने की वजह से। अंततः किसानों ने 3 काले कानूनों को वापस करा दिया और मोदी को घुटनों पर ला दिया। मोदी टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। याद रहे, बोध गया मुक्ति आंदोलन भी चल रहा है बड़े जोर शोर से। आने वाली 12 मई को यानी 10 दिन बाद, 10वें दिन 12 लाख से अधिक दुनिया भर के बौद्ध समुदाय के लोग, भंते, अनुयायी, उपासक, उपासिका भारत पहुंच रहे हैं और वह अपने आंदोलन को धारदार तेज बनाने की बातें कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड का निर्णय 5 मई को होने वाला है। हमें लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 5 मई को हिसाब कर देंगे और जिस तरह से वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की भर्ती, डीएम को शामिल करना, डीएम को विशेषाधिकार देना और मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प करके अडानी अंबानी को सौंपने का जो कुत्सित मानसिकता मोदी की है, उस पर भी हथौड़ा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी को झुकाएगा और कई मामलों में पहले भी झुका चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे कि कानून बना करके नरेंद्र मोदी ने कारपोरेट से पैसा उगाही करने का काम किया था, धंधा लो पैसा दो के आधार पर जिस इलेक्टोरल बॉन्ड कानून को बनाया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया और मोदी को, बीजेपी को, संघ को झुका दिया। हमें लगता है कि अब नरेंद्र मोदी को झुकना ही पड़ेगा, मुसलमानों के मामले में, बौद्धों के मामले में, और किसानों ने पहले ही झुका दिया है। और सबसे बड़ा झुकना तो उनका यही माना जाएगा कि राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर एक टी शर्ट पहनकर न सिर्फ कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत यात्रा किया, मणिपुर से मुंबई तक भारत यात्रा किया और जो माहौल ओबीसी जनगणना का बनाया वह उनका नैरेटिव इतना शक्तिशाली हो गया जिससे नरेंद्र मोदी इस भागवत हड़बड़ा गए और वह उनके नैरेटिव को ध्वस्त करने, उनके एजेंडे को छीनने के लिए रातों रात तैयार हो गए और दूसरे दिन घोषणा करा दी अश्विनी वैष्णव से।
कि ओबीसी जनगणना कराई जाएगी, उनका हक अधिकार उन्हें दिया जाएगा। इस देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं, इस देश में लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं, लेकिन पिछले 11 सालों में मोदी ने जो एहसास कराया कि वह संविधान से बड़े हैं, वह लोकतंत्र से बड़े हैं, वह भारत से बड़े हैं, वह दुनिया से बड़े हैं, वह ब्रह्मांड से बड़े हैं, क्योंकि वह ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। वही नॉन बायोलॉजिकल ईश्वर अब जब राहुल गांधी के सामने झुक करके राहुल गांधी की मांग को मान लिया है तो इसे क्या कहा जाएगा। और राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद भवन में दहाड़ते हुए मोदी को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर तुम नहीं कराओगे जनगणना तो इसी संसद भवन में हम जब आएंगे जीत करके तो हम कराने का आदेश देंगे ओबीसी जनगणना। उसके बाद से ही नरेंद्र मोदी के मन में यह गांठ पड़ गई कि कहीं ऐसा न हो कि जो राहुल गांधी बोल रहा है उसकी बाणी सत्य हो जाए, सत्य होने के पहले उसकी बाणी को ध्वस्त कर दीजिए, उसकी बातों को मान करके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तानाशाह गुरूर, उनका अहंकार जो 7वें आसमान पर चढ़ करके बोलता रहा है, अब वह गुरूर, अहंकार, तानाशाही रवैया तिरोहित होता हुआ दिख रहा है जब से नरेंद्र मोदी झुकने लगे हैं। और देश में यह संदेश चला गया कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए, झुकता है मोदी और भागवत, झुकाने वाला चाहिए। जब यह नैरेटिव जनता के निचले स्तर तक 98 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच चुका है, तब जाकर के मोदी को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ओबीसी जनगणना उनके जी का जंजाल बन जाए। इसलिए राहुल गांधी से निपटने के लिए, राहुल गांधी का कद छोटा करने के लिए इस बात को क्यों ना मान लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को अजेय मानते थे और अभी भी मानते हैं, लेकिन जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, जिस संविधान की छत्र छाया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और देश को विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, उसी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का मादा अगर मोदी और भागवत में किसी न किसी रूप में आज भी जिंदा है तो हम समझते हैं कि उस मादे का भी खात्मा होना चाहिए। संविधान के प्रति आरएसएस की कुदृष्टि, बीजेपी और मोदी की कुदृष्टि, लोकतंत्र के प्रति इनकी कुदृष्टि और हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति इनकी सोच को अगर चुनौती दिया जा सकता है तो संविधान के दायरे में रह करके चुनौती दिया जा सकता है और वह चुनौती मिल रही है। अब इनके दिल दिमाग से हिंदू राष्ट्र का भूत उतर चुका है। संविधान को खत्म करने की चाहत जो अंदर थी तिरोहित हो चुकी है। अब इनका नंबर है कि झुके और हारे। हारने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इनका अहंकार हार चुका है, तानाशाही रवैया हार चुका है, इनके अंदर का बैठा मोदी हार चुका है। अब इन्हें सियासी हार की जरूरत है जिसे 98 करोड़ मतदाता अच्छी तरह से समझ रहे हैं और जब झुक गए हैं तो इन्हें हारना भी पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।